अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, कैसे हैं आप? आवाज आ रही है? या जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं जरा अपना ना सेकंड जो है डिवाइस ऑन करूँ। मैं एग्जैक्ट टाइम पे आया हूँ। देखें, एक जिंदगी में ना एक मुझे बहुत मशहूर एक इंसान ने एक बात कही थी। उसने कहा था, जिक्र हुआ मेरा हर पल हर फसाने में, क्या हुआ तो थोड़ी देर हुई मुझे आने में। तो खैर इतना चलता रहता है। सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई, तू मुझे देख तो ले। अभी तो मैंने अपना चेहरा दिखाया ही नहीं है। अभी तो मेरा रुख अनवर देख के तुम्हारी आंखें जो है वो मांदित पड़ जाएंगी। अभी तो हमने तुम्हें अपना चेहरा दिखाया ही नहीं है। अब मुझे गालिब याद आ गया कि दीदार की तलब हो तो नजरे जमायरा गालिब, पर्दा हो या नकाब सरकता जरूर है। वाह वाह, गालिब भी कैफी खलील था अपने जमाने का। चलें जी, बस मुझे 1 मिनट दें, मैं अपना माइक और कैमरा सेट कर लूं। मुझे मेरे कैमरे की तार नहीं मिल रही। कैमरा भी ना फजूल चीज है। और सुनाएं, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? सर मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूसर वाली डेफिनेशन याद करनी है नहीं। उनको सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद देखना है, उनको चूमना है, उनका तवीज लगा के गले में पहन के फिरना है, धमाले डाल के तक दरबारों के। मम्मा तेन हले कल दसिया कि याद करनी है। फिर यार, मीर तकीर मीर इज अ सो लो काइंड ऑफ पर्सन। मैं नहीं किसी मीर तकीर मीर को जानता। सर पांच पेपर चैप्टर एंड पे करवाएंगे? नहीं, साथ साथ ही करेंगे। अभी जो डेफिनेशंस भी, चूंकि पांच पेपर क्वेश्चंस ऐसा है नहीं, सो दैट्स व्हाई अभी मैं करवा नहीं रहा। और अभी जब हम प्रोविजंस पे मूव करेंगे, फिर जैसे जैसे जिस जिस चीज के थ्योरेटिकल पांच पेपर क्वेश्चन साथ साथ होंगे, वो हम साथ साथ करेंगे। और फिर जब हम सारे प्रोविजंस करने के बाद फिर हम सेल्स टेस्ट के न्यूमेरिकल करेंगे, तो फिर हम लेके चलेंगे। सर ग्रुप के मैसेजेस मोड ऑफ क्यों करा हुआ है? और करा हुआ नहीं होता और किया हुआ होता है। हमारी उर्दू का बेड़ा गर्क करने वालों, करा हुआ होता है। अस्तगफिरुल्लाह। बस कैमरे की तार, कैमरा काम नहीं कर रहा, माशाल्लाह। करा होता है यार, मतलब किया होगा। गालिब के मरने की ना मुझे वजूहात मिल गई हैं क्या है। जब उसने सुना होगा ना करा होता है, उसने कहा यार मैंने इस दुनिया में नहीं रहता, उसने फिर सर खा के खुदकुशी कर ली होगी। हद है। सर कैमरे के बगैर हम नहीं पढ़ सकते। यार तू अगर अपना नाम ठीक कर लेगा तो मैं कैमरे के साथ पढ़ा दूंगा। चलें यार, हम शुरू करें। टाइम क्या हो गया है? हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है? 5 मिनट है। चले कोई 5 मिनट तक क्वेश्चंस वगैरह है, आप कर ले मेरे साथ। फिर मैं एग्जैक्ट 5:30 के ऊपर अपना नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करूंगा। डैट इज क्या था, मैं भूल गया हूँ। वाह, मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया, मेरी डिमेंशिया हो गई यार। जिंदगी के नशेबो फराज में कुछ ऐसे लम्हात भी आते हैं। लेकिन आज मुझे बड़ा दुख हुआ यार, कि पता नहीं कौन था फेक बंदा उठ के जो है वो उसने कहा अरे ये है वो है। पापा के बड़े टाइप पर्सन आया और झूठ बोल के चला गया। फेसबुक, फेसबुक जो है ना वाकई सोशल मीडिया काइंड ऑफ कीबोर्ड वॉरियर का घटक ही है। जिसका दिल करता है वो जो आता है सब झूठ बोल के चला जाता है। अगला बंदे की तमाम एफर्ट्स, तमाम एनर्जीज को मल्टीप्लाई बाय जीरो कर देते हैं। वाह वाह वाह।
यार वीडियोस का मैं 1140 दफा बता चुका हूँ। देखिए जो चीज मेरे कंट्रोल में है वो मैं कह रहा हूँ। आप कहेंगे जी मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। आप कहेंगे जी मैं जो हूँ, जो रेगुलर क्वेश्चन सारा चीजें सर्व कर रहा हूँ, आप लोगों को नहीं कर रहा, मैं रिस्पॉन्सिबल। अगर मैं इवन आप लोगों की क्वेरीज का भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होगा तब भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ ना। लेकिन अब तो मैं हर चीज कर रहा हूँ। तो रिकॉर्डिंग आपका पहले क्या था कि रिकॉर्डिंग जो है वो चूंकि मेरे डोमेन में नहीं आती तो वो मैं नहीं दे सकता। जो मैं रिकॉर्डिंग दे सकता था वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी। हालांकि 3 दिन की जो है थी, मैनेजमेंट ने कहा था कि आप फ्री ट्रायल्स दे सकते हैं, मैंने ज़्यादा ट्रायल्स दे दिए थे। बट अब जो नहीं है मेरे डोमेन में, मैं क्या, भाई हम भी मजदूर पेशा लोग हैं, क्या हो गया, नौकरी करते हैं। सर कॉटेज इंडस्ट्री को क्या एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेशंस नहीं होता, एडवांटेजेस हैं, मिलते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री को जो सबसे बड़ी एग्जाम्पशन मिलती है वो ये होती है कि उसका हम किसी किस्म का उसके ऊपर हम टैक्स चार्ज नहीं कर रहे, मतलब उसको एग्जेम्प्ट कह रही है ना, उसके लिए सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होने की कोई किसी किस्म की उसको जरूरत नहीं है। तो उनको सबसे बड़ी ये एग्जाम्पशन हम देते हैं, दे डोंट नॉट नीड टू बी रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर्ड नहीं होते। सर जस्ट टेस्ट द क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया करें विद सॉल्यूशंस। यार आप ना मुझे आप मेरे से वो बातें कर रहे होते हैं कि मैं फिर हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे लगेगा बुरा, अगर मैं करूंगा तो मैं यहाँ बुरा हो जाऊंगा। बताओ मैं क्या करूँ, नहीं क्या करें, मैं मर जाऊँ, फिर कोई फीलिंग नहीं है। टैक्स फ्लक्शन का फॉर्मूला यूज किया है। नहीं, कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर अगर आप सप्लाई करते हो तो फर्दर टैक्स नहीं लगता। अभी चूंकि हम फर्दर टैक्स पे नहीं गए, और भाई चूंकि आपने टैक्स पहले पढ़ चुका हुआ है तो आपको शायद पता होगा, अगर देखिए हमें डिस्कस करना भी है कि फर्दर टैक्स उन लोगों पे चार्ज करता है जो रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब वो लोग तो लाइबल टू रजिस्टर्ड थे बट रजिस्टर्ड नहीं हुए, उनको सेल्स करेंगे फर्दर टैक्स चार्ज होगा। बट जो है ही एग्जाम्प्ट उनको सेल्स करने में फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। अगर आके हमने डिस्कशन करना है। जी जनाब, और कोई सवाल है तो बताएं। टैक्स फ्रॉड। सर आपकी आवाज बहुत स्लो है भाई, मेरा जिंदगी स्लो है। सर जो टेस्ट सैटरडे को सेल टैक्स रेफिशन का है वो सैटरडे को ही स्केड्यूल है या मंडे को होगा? वो सैटरडे को ही स्केड्यूल है, वो मंडे को नहीं होगा। टेस्ट के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज। सेल्स टैक्स की रेफिशन हमारी खत्म हो गई है आज। वॉइस इज नॉट स्लो माय डियर, योर स्पीकर इज स्लो। आप अपना स्पीकर तेज करें। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? मुझे एक दफा बता दें। ई इंटरमीडियरी इज जस्ट लाइक सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। वो जो है क्या है, एक मिनट, मेरा लैपटॉप ही नहीं काम कर रहा। मजाक भी है ये तो। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हम अब बात करते हैं टैक्स इनवॉइस की, कि टैक्स इनवॉइस क्या होती है, उसको हमने देखना है, उसको हमने डिस्कस करना है। यार कॉटेज इंडस्ट्री के लिए हमने कल पढ़ा था, कॉटेज इंडस्ट्री के लिए फिर बता रहा हूँ। कॉटेज इंडस्ट्री के लिए उन तमाम चीजों का, तमाम कंडीशंस का फुलफिल होना लाजमी है। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर उन तमाम कंडीशंस को फुलफिल कर लेगा वो कॉटेज इंडस्ट्री में फॉल कर जाएगा। अगर फॉल कर जाएगा तो उसके लिए भी सेल्स टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड होने की कोई कतई किसी किस्म की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे हम डिस्कस करते हैं टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस रिसीट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कभी आपने जाके दुकान से कोई चीज खरीदी है, कभी बेकरी पे गए हैं,
कई बार हाइपर स्टार, मेट्रो या कारफूर पे गए हैं, या कभी भी किसी ऐसी दुकान पे जहाँ पे आपको प्रिंटेड रसीद मिल रही हो, वो देखी है आपने? या मेरे भाई, आपका नाम मेरे ख्याल से दायन जादून है। मैं आपको रिमूव कर दूंगा, और रिमूव किया तो आप ब्लॉक भी हो जाएंगे, और फिर अच्छा नहीं होगा आपके लिए। सो काइंडली बिहेव योरसेल्फ, द बेटर थिंग इज दैट। कभी भी आपने जब आप बेकरी वगैरह में सामान लेते हैं तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जो है वो कंप्यूटर पे जनरेट होके मिल रही होती है। कभी गौर किया आपने? वो जो इनवॉइस है, सेल्स टैक्स की इनवॉइस जो है वो भी क्या है, वो ऑलमोस्ट वही होती है जो आपने देखी है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उस इनवॉइस के ऊपर जो आपको रिसीट मिलती है, अगर आप केक्स एंड बेक्स पे जाते हैं, गोमे पे जाते हैं, मानो पे जाते हैं, या आप केसरिया चले गए हैं, या मैंगो चले गए हैं, या आप हाइपर स्टार कारफूर चले गए हैं, जब आप शॉपिंग करते हैं आपको बिल आता है तो सबसे पहले क्या लिखा होता है, इनका ऊपर नाम लिखा होता है, जिस ब्रांड से आपने क्या किया होता है, आपने परचेज किया होता है। उसके बाद नीचे साथ ही बिल्कुल लिखा होता है उस बंदे का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो लिखा होता है, उसका एनटीएन नंबर जो है वो लिखा हुआ है। अगर आप में से अभी किसी के पास कोई किसी किस्म की इनवॉइस है तो आप उस इनवॉइस को अपने पास रख के देख सकते हैं। तो सबसे पहले उस बंदे का जिससे सामान लिया उसका नाम शाम लिखा होगा, उसका सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखा होगा, मतलब उसका नाम, उसका पता, किससे खरीदी है, नाम पता और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है मेंशन होगा। उसके बाद डेट, किस डेट के ऊपर इनवॉइस इशू हुई है वो डेट जो है वो मेंशन होगी। उसके बाद जो है, रिमेंबर जितने भी इनवॉइसेस हैं ये क्या होंगी, हमारी सीरियली नंबर्ड होती हैं, मतलब इनके ऊपर हमारे नंबर्स लिखे होते हैं, एक सीरियल को क्या कर रही होती है, फॉलो कर रही होती है। आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा, वो क्या होती हैं, वो हमारी सीरियली नंबर्ड होती हैं, उन पे एक सीरियल नंबर जो है वो चल रहा होता है। मतलब आज एक इनवॉइस है, आप इनवॉइस लेके आते हैं तो उसके ऊपर 1024 लिखा हुआ है, जो अगली इनवॉइस होगी उसके ऊपर 1025 लिखा होगा, जो उससे अगली इनवॉइस होगी उसके ऊपर 1026 निकला होगा, जो उससे अगली इनवॉइस होगी उसके ऊपर 1027 लिखा होगा, जो उससे अगली इनवॉइस होगी उस पर 1028 लिखा होगा। तो ये सारी इनवॉइसेस क्या होती हैं, ये सारी इनवॉइसेस जो है वो सीरियली नंबर्ड होती हैं। एक नंबर का सीक्वेंस जो है वो क्या हो रहा होता है, इनके ऊपर रन हो रहा होता है, इनके ऊपर चल रहा होता है। फिर जो इनवॉइसेस होती हैं, जो खरीदारी करते हैं, कभी आप जाकर अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान लें तो वो आपका नाम, आपका पता, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर लिख रहे होते हैं। तो जिस बंदे को आप सेल कर रहे हैं, जिस बंदे को आप बेच रहे हैं, उसका नाम पता बायर का लिखा होता है। और अगर बायर ने सामान लिया है और वो बंदा बायर रजिस्टर्ड नहीं है सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन में, मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस बंदे का आईडी कार्ड भी आप लेंगे और आईडी कार्ड की कॉपी जो है वो भी अटैच कर रहे होंगे। उसके अलावा डेट ऑफ इश्यू क्या है वो लिखेंगे, क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, यूनिट्स क्या है, नंबर क्या है वो लिखे जाएंगे, वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स कितनी है वो लिखी जाएगी, अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स कितनी है वो लिखी जाएगी, वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स कितनी है वो भी क्या होगी, यहाँ पे मेंशन की जा रही होगी। तो ये तमाम चीजें जो है वो क्या होती हैं, वो इस पे मेंशन होती है, इनवॉइस का पार्ट होती है। तो इस इनवॉइस को आपने रीड आउट करना है, इसके पेपर पे पूछने के चांसेस जो है कम है, बट आपको पता होना चाहिए कि इनवॉइस होती क्या है और इनवॉइस से क्या क्या कंटेंट होते हैं। अगर आपके पास कोई भी इनवॉइस पड़ी हो, किसी किस्म की भी इनवॉइस पड़ी हो, आप उसमें देखेंगे, उसको मैनेज करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये तमाम चीजें जो हैं वो क्या है, उसका पार्ट है, ये उसके कंटेंट्स जो है वो सारे के सारे उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इज दैट क्लियर कि किसी भी रिसीट में ये तमाम चीजें जो है वो क्या होती है, वो गिवन होती हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं। गॉट इट? उसके बाद हम चलते हैं, हम आगे बात करते हैं एसोसिएट्स की। एसोसिएट्स किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। रिमेंबर जो एसोसिएट्स है ना, आप जो सेल्स टैक्स में आज एसोसिएट्स पढ़ लेंगे, यही जो है इनकम टैक्स में भी है।
तो इनकम टैक्स में आपको अलग से इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इनको यहाँ पे अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, यहाँ पे इनको अच्छी तरह सीख लेते हैं, तो इनकम टैक्स में भी आपके ये क्लियर हो जाएंगे। और इसमें से जब भी आते हैं मोस्टली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आ रहे होते हैं कि एसोसिएट्स क्या होते हैं। अब जरा बताएं, हाँ एसोसिएट्स क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं एसोसिएट्स, बताएंगे एसोसिएट क्या होते हैं? आइडिया है किसी को? पार्टनर्स, ओके। पेरेंट सब्सिडरी, ओके। अब्दुल मोइस कंपनी में पढ़ता है। पार्टनर्स, एसोसिएट आर जस्ट पार्टनर, पर्सन हु म्यूचुअली शेयर प्रॉफिट, जानने वाले, होल्डिंग कंपनी, पार्टनर, एक दूसरे के रिलेटिव वो भी इसमें होते हैं, जो म्यूचुअली प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, रिश्तेदार, सेलर, बायर, ओके। और और बताएं एसोसिएट्स क्या होते हैं, एनीवन? लिंक्ड पर्सन, आपस में दो बंदे, रिलेटिव, मियाँ बीवी। वाह, बड़ी तू चुन के एग्जांपल लेके आया ना, मियाँ बीवी। बस ये कर ले, अच्छा रहेगा जल्दी। वरना जब तक तू सीए करके जाएगा ना, उस वक्त तो उसके बच्चों का मामू कहलाएगा। एग्जाम्पल चेक करें फौरन कहाँ पे ले जाते हैं। अब एसोसिएट की डेफिनेशन पास्ट पेपर में आपको मिलेगी। एसोसिएट्स कौन होते हैं और किसको हम एसोसिएट कह रहे होते हैं, ये डेफिनेशन आपने टेक्स्ट के पर्सपेक्टिव से याद करनी है। रिमेंबर, दो लोग आपस में एसोसिएट उस वक्त कहलाएंगे जब ये क्राइटेरिया जो है हमारा फुलफिल हो जाएगा। मैं जरा कैब बंद कर लूं, अभी कल मेरे माइक लैपटॉप का स्पीकर खराब हो गया, इसको मैं नीचे रख देता हूँ। मेरे को रिस्क नहीं लेने का बिल्कुल भी। तो दो लोग जो हैं वो आपस में एसोसिएट्स कब कहला रहे होते हैं, उसको हमने देखना है। रिमेंबर, व्हेन वन में reasonably expected to act in accordance with the intentions of other। क्या मतलब हुआ कि अगर एक बंदा किसी दूसरे बंदे की इंटेंशंस के मुताबिक काम कर रहा है, वो जो कहता है कर देता है, वो कहता है ये नहीं करना, वो नहीं करता, तो ये क्या कहलाएंगे, आपस में एसोसिएट्स कहला रहे होंगे। Yeah, when two person may reasonably expected to act in accordance with the intention of third person, कि जब दो लोग मिलके किसी तीसरे बंदे के कहने पे कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसे हम क्या कह रहे होंगे, एसोसिएट्स कह रहे होंगे। मतलब आपके ऊपर कोई बंदा इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या जो कहता है आप करते हैं, वो कहता है नहीं करना आप नहीं करते, तो उसकी उसकी आप गाइडेंस के ऊपर उसके इशारों में काम कर रहे हैं, तो आप क्या कहला रहे होंगे, आप एसोसिएट्स कहला रहे होंगे। ठीक है, अब क्या कहलाएंगे, एसोसिएट्स कहलाएंगे। अब आपको एक सेकेंड दीजिए। जी जनाब, मैं नॉर्मली किसी का फोन नहीं पिक करता क्लासेस में, अनलेस वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, मम्मी की कॉल थी इसलिए मैं साइड में चला गया था। एनीवेज, एसोसिएट किसको कहते हैं, उन दो लोगों को जो एक बंदे के कहने पे आप काम कर रहे, एक बंदे के कहने पे काम नहीं कर रहे, तो आपस में क्या कहला रहे होंगे, हम उसको एसोसिएट्स कहला रहे होंगे। अब रिमेंबर, एसोसिएट की पेपर में अगर आपको डेफिनेशन आएगी
तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं आपने क्या करने हैं, लिखने हैं। अगर आपको एसोसिएट की डेफिनेशन आएगी तो ये 2 पॉइंट जो हैं वो क्या करेंगे, आप पेपर में लिखेंगे। ठीक है, बिकॉज ये बता रहा है कि भाई कौन कौन एसोसिएट है, कौन कौन एसोसिएट नहीं है। और ये जो है ना, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी, ये एसोसिएट की एक्सेप्शन है कि ये कभी भी एसोसिएट नहीं होगा। कौन? एम्प्लॉयमेंटशिप में। अब देखिए एम्प्लॉयमेंटशिप में क्या होता है, एक ऑनर है, एक मालक है और दूसरा कौन है, उसका एम्प्लॉय है। अब मालक जो कहेगा एम्प्लॉय ने वही करना है ना। क्या ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉयर के कि आपने ये काम करना कि मैंने नहीं करना, ठीक है बेटा वो दरवाजा बाहर निकल जा, ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मालिक के कहने के ऊपर आप काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, बट उसकी पेमेंट मिल रही है। तो अगर आप एम्प्लॉयमेंटशिप में है तो वो एसोसिएट नहीं कहलाएगा। इज दैट क्लियर? कि अगर आप एम्प्लॉयमेंटशिप में हैं तो वो कभी भी एसोसिएट नहीं कहला रहा होगा। इज दैट क्लियर? बताएं जी। अगर आप एम्प्लॉयमेंटशिप में हैं तो वो एसोसिएट में नहीं कहला रहा होगा। ये सबको क्लियर है? अब सवाल ये है, फिर ये नहीं है तो कौन एसोसिएट होगा? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है और मैं सामने तो क्वेश्चन पढ़ भी रहा हूँ। अगर ये नहीं है तो कौन एसोसिएट होगा? क्योंकि हमें तो ये लग रहा है ना पता कि एक बंदा कह रहा है, उसके कहने पे काम कर रहे हो, कहने पे काम नहीं कर रहे, तो हमें तो ये लग रहा है पता कि एसोसिएट है। तो हमने साथ ही कह दिया कि जो नौकरी कर रहे हैं वो एसोसिएट नहीं है, तो फिर एसोसिएट कौन होगा? तो रिमेंबर एसोसिएट की जो लिस्ट है वो हमारे पास ये है कि ये लोग जो हैं इनको हम क्या करेंगे, एसोसिएट ट्रीट कर रहे होंगे। ये जो लोग हैं इन्हें हम क्या करेंगे, एसोसिएट ट्रीट करेंगे। ये कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले जो इंडिविजुअल है और जो उसका रिलेटिव है आपस में, ये दोनों आपस में एसोसिएट है। अब आप दूसरा कॉमन सेंस में इसको इस्तेमाल कीजिएगा, मुझे बताइएगा। एक दुकानदार है, उस दुकानदार के पास एक कस्टमर आता है जिसको वो नहीं जानता। उसकी कस्टमर के साथ डीलिंग जो होगी दुकानदार की, वो प्योर मार्केट बेस्ड डीलिंग होगी। बताएं। और क्या वो दुकानदार उस कस्टमर से इन्फ्लुएंस होगा? बताएं जरा। नहीं होगा ना, उसको जानता ही नहीं है। कहेगा भाई तू जा, मैंने नहीं करना, डिस्काउंट दे, मैंने नहीं देना। वो उसकी मर्जी है। अब वो कस्टमर के कहने पे कुछ नहीं करने वाला, बिकॉज वो उसको जानता ही नहीं, वो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा। ऐसे ही है। लेकिन अगर उसी दुकानदार के पास उसके अब्बू जी आए, तो क्या अब वो अब्बू जी को कभी भी मार्केट बेस के ऊपर डील कर सकेगा? बताएं। नहीं। मतलब अगर मार्केट में कहता है सर कप कितने का, कहता है कप 20 रुपए का है, कस्टमर को 20 का ही देगा। अब्बू जी कहते हैं हाँ भाई कप दे, कितने का? 5 रुपए का। तो भाई वो बाप को 5 रुपए का काम देगा, क्यों? बिकॉज यहाँ पे बाप जो है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। ऐसा है कि नहीं? या फॉर एग्जाम्पल आपकी दुकान है, आपका भाई आता है कहता है चीज दे दें, आप उसको चीज नहीं देंगे, आप उसके प्रॉपर पैसे लेके चीज लेके फारग कर देंगे। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी बेगम है, उनके भाई जी आते हैं आपके पास दुकान पे, तो वो भाईजान कहलाएंगे। देखिए अपना भाई भाई होता है और उनका भाई जो होता है वो भाईजान होता है। अपने अबू अबू होते हैं, उनके भाई उनके अबू जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अबू जान कहलाते हैं। अगर सोच समझ के बताओ, आपकी दुकान पे भाईजान आए, अगर वो आपसे कोई सामान ले, आप उनसे पैसे लेके दिखाए, मैं आपको मान लूंगा। आप तो उनको अपने शर्ट उतार के उनके लिए टेबल साफ करेंगे, उनको बिठाएंगे, उनको ठंडी स्टिंग की बोतल पिलाएंगे, उनको फ्री में सामान भी देंगे, फिर अपनी गाड़ी निकाल के उनको उनके घर भी छोड़ के आएंगे। और जब घर छोड़ के आएंगे तब पैसे ही पकड़ा के आएंगे, और तब भी डर रहे होंगे कि अगर ये बात लग गई पता बीवी को तो मैं गया। ऐसा है कि नहीं? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिलेटिव से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो ये रिलेटिव जो है ये आपस से क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। इज दैट क्लियर? देखिए रिलेटिव्स जो हैं वो आपस में एसोसिएट होते हैं, और जो निब्बा निब्बी होते हैं वो तो फजूल ही होते हैं, वो तो एसोसिएट नहीं होते।
मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जी आपके रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स को अगर आप सामान बेचना चाहें आप उनको मार्केट बेस पे बेचेंगे, नहीं, आप लाजमी है आप उनको डिस्काउंट देंगे। अगर मार्केट की चीज जो है वो लाख रुपए में बेच रहे हैं, बाप सगा आएगा उससे कभी लाख रुपए नहीं लेंगे, भाई से कभी लाख रुपए नहीं लेंगे, बेगम से कभी लाख रुपए नहीं लेंगे, बेगम की फैमिली से कभी भी लाख नहीं ले रहे होंगे। तो ये आपस में क्या है, एसोसिएट्स कहला रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, जो एओपी है, जो फर्म है, उसके मेंबर्स भी क्या है, आपस में एसोसिएट्स हैं। बिजनेस लॉ पढ़ा होगा, आप जानते होंगे कि एक मेंबर जो है वो अपने डिसीजन से दूसरे मेंबर को बाउंड कर रहा होता है, और हर एक मेंबर दूसरे के मेंबर से बाउंडेड है। जो एक मेंबर बात कह देगा बाकियों को भी बात माननी पड़ेगी। तो ये भी आपस में क्या होते हैं, एसोसिएट्स होते हैं। उसके अलावा कोई भी मेंबर, एक मेंबर और एक पूरी पार्टनरशिप फर्म, कोई भी एक मेंबर और पूरी पार्टनरशिप फर्म आपस में एसोसिएट हो सकती है जब एक मेंबर के 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग हो। इसको ध्यान से सुनिएगा। एक तीन पार्टनर है फर्म के, ए, बी और सी। इसमें से पार्टनर ए जो है, पार्टनर ए वो 60% का मालिक है, और पार्टनर बी जो है वो 20% का मालिक है, पार्टनर सी जो है वो 20% का मालिक है। अब खुद बताओ, पार्टनर ए के पास 60% की शेयर होल्डिंग है, वो 60% का मालिक है, क्या ये जो बात कहेगा वो ये फर्म बात नहीं मानेगी? खुद बताए। मानेंगे ना? तो ये क्या कहला रहे होंगे, ये एसोसिएट कहला रहे होंगे आपस में। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे रिलेटिव्स की बात हुई थी, तो रिलेटिव्स जो हैं वो हमारे यहाँ पे एक्सप्लेन है कौन कौन होते हैं। एंसेस्टर जो आपके अबाउ दादा दादी, जो डिसेंडेंट हैं, औलादे हैं, उनके जो बेटे वगैरह होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह के, वो आपके रिलेटिव्स हैं। अडॉप्टेड चाइल्ड जो है आपका, वो भी रिलेटिव होता है। फिर जो स्पाउस होता है वो आपका रिलेटिव है। जो स्पाउस के ये दादा दादी वगैरह होते हैं, भाई बहन वगैरह होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, आपके रिलेटिव्स कंसिडर हो रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद रिमेंबर, दो कंपनीज, कंपनीज जो हैं, दो कंपनीज, कंपनी ए और कंपनी बी, ये भी आपस में एसोसिएट हो सकती हैं। ये आपस में एसोसिएट कब हो सकती हैं, जब एक कंपनी, मतलब अगर कंपनी ए के कंपनी बी के पास 50% से ज्यादा शेयर्स हैं, या कंपनी ए के पास कंपनी बी के 50% से ज्यादा वोटिंग राइट्स हैं, या कंपनी ए के पास कंपनी बी के 50% से ज्यादा राइट टू अपॉइंट बोर्ड है, इसका मतलब भाई वो मेजोरिटी शेयर होल्डर है। तो ये एसोसिएट्स है, ये कंपनी है, उसे जो कहेगी वो क्या करनी पड़ेगी, उसको माननी पड़ेगी। उसके अलावा एक कंपनी और एक एओपी भी आपस में एसोसिएट हो सकती है। मतलब अगर एक कंपनी है और एक कंपनी ए किसी ए बी सी पार्टनरशिप फर्म का 50% से ज्यादा का अगर शेयर होल्ड कर रही है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, आपस में एसोसिएट कहला रहे होंगे। तो ये चीजें जो हैं वो क्या होती हैं, हमारे एसोसिएट्स का पार्ट बन रही होती है। अब एसोसिएट्स क्यों अहम है? बिकॉज जब भी आप एसोसिएट्स को चीजें सेल कर रहे होते हैं ना, तो आप इनको मार्केट बेस पे सेल नहीं करते, बल्कि आप इनको मार्केट से कम रेट पे सेल कर रहे होते हैं। तो दैट्स वाई हमें पता होना चाहिए कि जो आपने सेल की चीजें बेची हैं वो मार्केट रेट के ऊपर है कि वो मार्केट से कम रेट के ऊपर है, इसलिए हमें इसका पता होना चाहिए। तो ये सारी बातें हमारी एसोसिएट्स की। अब एसोसिएट्स में से आपको कंसेप्चुअली क्वेश्चन आएगा, वो क्या देगा कि बताएं कि दो कंपनीज आपस में एसोसिएट कब नहीं होती। वो ये पूछेगा आपसे, आपकी कई दो कंपनीज आपस में एसोसिएट उस वक्त नहीं होती जब उनके शेयर होल्डिंग जो है 50% से कम हो। वो पूछ लेगा बताएं एक एओपी और एक कंपनी आपस में एसोसिएट कब होती है, तो आपको रूल लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से जो हमने ये पॉइंट डिस्कस किए हैं, इनको क्या कर रहा होता है, वो पूछ रहा होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एसोसिएट, जो हमने क्या किया है यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इज दैट क्लियर?
जी जनाब। और भाई रिलेटिव आपस में एसोसिएट होते हैं, क्या हो गया रेलेवेंट नहीं है। मतलब मैं पिछले 15 मिनट से कह रहा हूँ रिलेटिव जो है आपस में एसोसिएट होते हैं, तो कह रहा है वो रेलेवेंट नहीं होते। वाह, पूरी रात रोते रहे, सुबह उठ के पूछते मरा कौन था। बहन भाई रिलेटिव में नहीं आते, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं बहन भाई यार, मतलब अभी बताया, लिखा हुआ बताया कि बहन भाई जो है वो रिलेटिव है, लेकिन नहीं, अपनी अपनी डिनर की मस्ती चल रही है इन लोगों की। जी जनाब, आगे चलिए। सर जिससे एंगेजमेंट हुई हो वो क्या कहलाती है? मैं सोचा वो जवाब दूं ना, फिर तेरा कहानी सुनो पार्ट 3 आएगा, कि समझ जा मैं तुझे क्या कहना चाहता हूँ। इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सब्सिडरी की सब्सिडरी भी एसोसिएट है, माशाल्लाह। सर बुक में नहीं लिखी हुई एसोसिएट की डेफिनेशन। अच्छी वाली बुक्स आपको चाहिए कि आप बाय किया करें। आपको कौन कहता है कि आप अच्छी वाली बुक्स ना लेके आया करें? आईकेप की बुक में एसोसिएट की डेफिनेशन गिवन है। आईकेप की बुक में एसोसिएट की डेफिनेशन आपको इनकम टैक्स में मिलेगी, आपको सेल्स टैक्स में मिलेगी, चैप्टर नंबर 17 में मिलेगी आपको एसोसिएट की डेफिनेशन। चलें जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करते हैं। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। मतलब ये जो एरिया हम डिस्कस करने लगे हैं, दिस एरिया इज एक्चुअली जो हमें जाके आगे बेस बनेगा न्यूमेरिकल्स के लिए। मतलब इन दो टॉपिक के बगैर हमारा एग्जामिनर जो है वो कभी भी पेपर जो है वो कंप्लीट नहीं बनाएगा। तो इनको हम डिस्कस करते हैं, क्या है और क्या नहीं है, इसको देखते हैं। एक सेकंड, ये हैंग हो गया। एक सेकंड है, मेरा लैपटॉप जरा मिस तो काम कर रहा है। काम ही नहीं कर रहा है ये। क्या मसला है यार।
आई गेस कल वाले पानी का असर हो गया, कीज जो है ना वो मतलब प्रेस भी नहीं कर रहा और वो कीज जो है वो दबी जा रही है। वो कहते हैं ना जिंदगी के नशेबो फराज में कुछ ऐसे लम्हात भी आते हैं, मेरे साथ कोई साल हो गया। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो? आवाज आ रही है? एक मिनट में व्हाट्सएप पे चेक करता हूँ। आवाज आ रही है? चलें जी, ठीक है, मेरे ख्याल से आवाज आ रही है। आगे चलते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं, आगे इसको लेके चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आगे। दो हमारे पास इंपॉर्टेंट एरिया है, हमारे पास दो कंसेप्ट जो है वो सुपर इंपॉर्टेंट है। एक है वैल्यू ऑफ सप्लाई, एक है टाइम ऑफ सप्लाई का। इन दो कंसेप्ट, इन दो एरिया के बगैर हमारा कभी भी एग्जामिनर जो है वो सेल्स टैक्स कंप्लीट नहीं करेगा। मतलब ये वो एरिया है जिसमें से एग्जामिनर भाई साहब ने हर हालत में क्या करना है, पूछना ही पूछना है। और जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उनकी बेस जो है, उनकी बुनियाद भी है क्या है, ये दो एरियाज बन रहे होंगे। तो इम्पोर्टेंट तरीन एरिया अगर आप कह सकते हैं वो ये है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है और टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है। पहले हम डिस्कस करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई को, फिर हम चलते हैं वैल्यू सप्लाई को, वहां जाकर डिस्कस करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है। फिर वो क्या कर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो डिस्कस आउट कर रहे होंगे। तो हम चलते हैं, अभी हम कहाँ गए हैं, टाइम ऑफ सप्लाई पे चलते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है कि एक्चुअली हमने देखना है कि किस डेट के ऊपर हमने अपनी सप्लाई को रिकॉर्ड करना है। मतलब किस डेट के ऊपर, किस टाइम के ऊपर, किस वक्त के ऊपर हम अपनी सप्लाई को रिकॉर्ड करेंगे। बिकॉज जिस डेट में हम अपनी सप्लाई को रिकॉर्ड करेंगे, जिस डेट में हम अपनी सप्लाई को डिक्लेयर करेंगे, उसी मंथ में क्या की जाएगी, उसकी सेल्स टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट की जा रही होगी। इज दैट क्लियर? क्या कह रहा हूं मैं कि किस मंथ में। आपने अक्सर देखा होगा प्रैक्टिकली क्या होता है, आप आज जाते हैं, आप आज ऑर्डर दे के आते हैं, आप आज जाके पेमेंट करके आ जाते हैं, एडवांस दिया है, सप्लाई आपको अगले महीने मिली है, चीजें जो है वो आपको अगले महीने मिली है। अब क्वेश्चन ये है किस मंथ में आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, जिस मंथ एडवांस दिया था या जिस मंथ आपको चीजें डिलीवर हो रही हैं, बताएं। जिस तरह लीज है, लीज पे आप, गाड़ी बाद में मिलती है, पेमेंट्स पहले करते हैं, कब रिकॉर्ड होगी। अब किस्तों पे जो है कब रिकॉर्ड होगी, वो हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, उसको हम देखना है कि किस डेट के ऊपर हमने सप्लाई को रिकॉर्ड करना है, कौन सा टाइम होगा। फॉर एग्जांपल पहले एडवांस दे दिया है, डिलीवरी बाद में हुई है, गुड्स डिलीवर पहले हो गई है, पेमेंट बाद में की गई है, तो किस डेट पे हमने रिकॉर्ड करना है। बिकॉज जिस डेट पे रिकॉर्ड करेंगे उसी मंथ में क्या किया जाएगा, इसको अपने सप्लाई का पार्ट जो है वो हम बना रहे होंगे। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल सप्लाईज की। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं नॉर्मल सप्लाईज की। मतलब वो सप्लाईज जो अदर देन हायर परचेज एग्रीमेंट है। मतलब हम किस्तों के कारोबार वाली बात नहीं कर रहे। हायर परचेज में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये जो है इसको किस्तों पर लेना है तो मैं आज जाऊंगा, एडवांस दूंगा, एग्रीमेंट करूंगा, मुझे कुछ अर्से के बाद मोबाइल मिल जाएगा, मैं किस्तें उतारूंगा, किस्तें उतारने के बाद फिर जो है ये क्या होगा, मेरे नाम हो रहा होगा। तो ये वर्क करता है हायर परचेज में। हम हायर परचेज की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, हम हायर परचेज की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे।
हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मल सप्लायर्स की। आप आज जा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, सामान लेके आ रहे हैं, आज जा रहे हैं, सामान लेके आ रहे हैं, पेमेंट बाद में कर रहे हैं, उसकी हमने क्या करनी है? बात करनी है। इसका रूल जो है ना वो ये है, इस रूल को क्या करना है? इस रूल को आपने याद कर लेना है। रूल क्या है कि जिस डेट के ऊपर, रूल क्या है, जिस डेट के ऊपर गुड्स डिलीवर हो रही हैं, जिस डेट के ऊपर, जिस टाइम के ऊपर गुड्स डिलीवर हो रही हैं या गुड्स अवेलेबल कर दिए हमने रेसिपिएंट के लिए, खरीदार के लिए, जो इसमें से अर्लियर इवेंट होगा, हम क्या करेंगे? हम उस डेट के ऊपर ही अपनी टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो रिकॉर्ड कर देंगे। आपने एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट के मुताबिक जो है वो 28 जुलाई 2023 को क्या हो गई? गुड्स जो हैं वो अवेलेबल हो गई। अगले बंदे का सामान तैयार करके आपने रख दिया, रखने वाले फोन कर दिए, हाँ जी बड़े भाई सारा सामान तैयार हो गया, आके ले जाओ। वो बंदा आया 3 अगस्त 2023 को और उसने आके गुड्स की डिलीवरी जो है वो यहाँ पे ली है। अब मुझे बताएं, अवेलेबल आपने 28 जुलाई कर दी है, डिलीवरी जो है वो आपकी 3 अगस्त को हो रही है, तो बताएं किस डेट के ऊपर आप इसको सप्लाई रिकॉर्ड करेंगे? बताएंगे किस डेट के ऊपर? जिस डेट पे जो इनमें से अर्लियर है। अब अर्ली मतलब अवेलेबल पहले हो चुकी थी, तुम बाद में आए हो, तुमने लेट डिलीवरी उठाई है, वो तुम्हारा मसला है, हमारा मसला तो नहीं है ना। हम क्या करेंगे? हम उस डेट के ऊपर इसको अपनी सप्लाई रिकॉर्ड कर लेंगे। इज दैट क्लियर? सब क्लियर है ये? इसका मतलब ये जो हम एडवांस देते हैं, एडवांस देते हैं, गुड्स बाद में डिलीवर होती हैं, रिमेंबर एडवांस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। एडवांस जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा, एडवांस का हम कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होंगे। गॉट इट? इसको रीड आउट कर लें, फिर बताएं, हम आगे चलते हैं। एक दफा रिपीट के करते हैं भाईजान। जो अर्लियर डेट है गुड्स डिलीवर होने का और गुड्स अवेलेबल होने का, उस पर हम क्या करेंगे? हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे, सिंपल सी बात है। अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हायर परचेज की। हायर परचेज कहते हैं हम किस्तों वाले कारोबार के। किस्तों वाला कारोबार क्या होता है, इसको हमने देखना है। कभी आपने किसी ने इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई चीज ली है? हाँ जी, जब गुड्स डिलीवर होती है उस वक्त रसीद आपके हाथ में होती है, जिस दिन रसीद आपके हाथ में होगी वो सप्लाई मानी जाएगी। एडवांस जो है वो टैक्सेबल नहीं है, बट एडवांस का ट्रीटमेंट नहीं लेते। एडवांस तो आप अभी दे आए हैं, पैसे दे आए हैं, गुड्स तो अवेलेबल बाद में हुई है और लेटर हो, मतलब डिलीवर। रूल क्या है मेरे भाई, अबे सोने, रूल देखना। रूल में हम सब दो चीजें पढ़ रहे हैं, गुड्स डिलीवर या डिलीवर हो जाए या मेड अवेलेबल हो जाए, इन दोनों में से जो अर्लियर इवेंट है उस पर टाइम रिकॉर्ड करेंगे। पैसा रेलेवेंट नहीं है। पेमेंट कब हुई है उसका का जिक्र है, मुझे बताएं। पेमेंट कब हुई है उसका जिक्र है इसके ऊपर कोई किसी किस्म का? क्या पेमेंट का जिक्र है? जिक्र दो बातों का है, या तो अवेलेबल हो गई है या डिलीवर हो गई है। जो इसमें से अर्लियर इवेंट है हम उस पर क्या करेंगे? अपनी सप्लाई को रिकॉर्ड कर लेंगे। गॉट इट? एडवांस का मेरे ख्याल से मैं 25 बारी बता रहा हूं कि एडवांस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इग्नोर कर देने। और कैसे बताऊं मैं?
एडवांस का ट्रीटमेंट ही नहीं है। एडवांस क्या होता है मुझे बताएं। अब होना क्या आप लोगों के साथ, मैं आपको बताता हूँ। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। आपके पास होंगे पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स में आप उनको टैली कर रहे होंगे जो सॉल्यूशंस हैं उनसे, मतलब एसोसिएट्स वाले क्वेश्चंस की बात करता हूँ, जिसमें सीमा एसोसिएट्स, समाज एसोसिएट, एमएच एसोसिएट्स, मुलाकात एसोसिएट्स, फैज एसोसिएट्स, ये सवाल है पास्ट पेपर के। इन पास्ट पेपर के सवालों में उसने एडवांस दिया होगा और सॉल्यूशन में एडवांस का ट्रीटमेंट भी किया होगा। अब आप लोग क्या करते हैं, आप उसको टैली करने बैठते हैं सॉल्यूशन से। अब रिमेंबर, वो जिस अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, उस अटेम्प्ट के पर्सपेक्टिव से उसका सॉल्यूशन ठीक था। क्या आपको पता है हर साल टेक्स्ट का सिलेबस चेंज होता है? आपको पता है ना इस चीज का कि नहीं पता? आपको पता है इस चीज का? बता दो अल्लाह के बंदो, पता है ना? अब एज पर न्यू रूल्स जो आज हमारे लिए एप्लीकेबल है, इन रूल्स के मुताबिक अगर आपने एडवांस पे किया है, एडवांस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर आप एडवांस पे करके आए हैं तो एडवांस बिल्कुल इग्नोर हो जाएगा। इस पॉइंट को खुदा के लिए प्लीज लिख ले, नोट डाउन कर लो। जब आपने पास पेपर करना है, आपने कंफ्यूज होना है, कंफ्यूज होना है, और आपने कहना सर ये देखें, ये तो सीमा में ये किया हुआ, समाज में ये किया हुआ है, आपने ये किया था, हाय अल्लाह हम मर जाए, हम कहाँ जाए, हमारी कोई लाइफ नहीं है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस चीज को नोट डाउन कर लो, लिख लो कहीं पे, अपने नोटबुक के ऊपर लिख के मुझे तस्वीरें भेजो बकायदा, शाबाश, जल्दी से अपनी नोटबुक पर लिखो, तस्वीर खींचो, तस्वीर भेजो मुझे, लिखा हुआ कि एडवांस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, एडवांस इग्नोर होगा टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, एडवांस पेमेंट इग्नोर होगी टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, एडवांस पेमेंट इग्नोर होगी टाइम ऑफ सप्लाई के लिए। इज दैट क्लियर? याद हो गया? सबको समझ आ गई है? हमने क्या देखना है, दो बातें। कौन कौन सी? गुड्स डिलीवर कब हुई है या मेड अवेलेबल कब थी। जो इनमें से अर्लियर इवेंट है, हम उस डेट के ऊपर क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। मैं आज जाता हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ क्या, मुझे 25 एसी चाहिए हायर वालों से। हायर वाले जो है वो 25 एसी 5 अगस्त को अवेलेबल कर देते हैं, मुझे कॉल करते सर आपके एसी तैयार है, आ जाए। मैं कहता हूँ अच्छा मैं बाहर हूँ, मैं जाता हूँ उनके पास 3 सितंबर को, मैं जाके 3 सितंबर को उनसे डिलीवरी लेता हूँ। अब मुझे खुद बताओ, हायर वाले किस डेट के ऊपर अपनी सप्लाई रिकॉर्ड करेंगे? बताओ किस डेट पे करेंगे? जब उन्होंने गुड्स अवेलेबल कर दी, उस डेट पे क्या करेंगे, हम उसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? समझ आ गई? और 5 अक्टूबर मामा तेरा अपना चल रहा है, अक्टूबर तो मैं गया ही नहीं। अब हम बात करते हैं किस्तों के कारोबार की। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। ये पेपर में नहीं आया, ये पेपर में आने के चांसेस ज्यादा हैं। कभी आपने किस्तों के ऊपर कोई चीज ली है, किस्तों के ऊपर कोई चीज खरीदी है? अब उसमें प्रैक्टिकली देखें क्या हो रहा है। जब किस्तों पे सामान लेके आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर आज ये माउस जो है इंस्टॉलमेंट पे लेना, क्या करेंगे, आप जाएंगे उसके पास, आप उसको एडवांस पे करेंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, ऐसे ही है। आप आज की डेट पे जाएंगे, आप उसको एडवांस पे करेंगे, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, गोया शवैया लेगा कि उसने क्या करना है, आपको किस्तों पे चीज देनी है। फिर कुछ अर्से बाद, 2-3 दिन के बाद वो चीज को सॉर्ट करेगा, बुलाएगा, आपको कॉल कर देगा, आपकी चीज आ गई है, ऐसे ही है। अब क्या वो चीज आपकी हो गई है? अभी नहीं, आपकी तो चीज अभी नहीं हुई। आप उसकी हर मंथ इंस्टॉलमेंट पे करते जाएंगे, करते जाएंगे। फिर जब इंस्टॉलमेंट का टाइम पूरा हो जाएगा, जब किस्तें पूरे हो जाएंगी, तो वो चीज आपके नाम कर दी जाएगी। ऐसे ही होता है। मोबाइल, अगर बाइक आपने ली हो किस्तों पे, ऐसे ही होता है, बताएं। ऐसे ही होता है ना? अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनिएगा, इस इवेंट में 3 डेट्स आ रही हैं। एक डेट है जब एग्रीमेंट हुआ था,
दूसरी डेट है जब गुड्स डिलीवर हुई थी, तीसरी डेट है जब इसने पूरी हो गई थी, जब चीज आपकी हो गई थी। बताएं किस डेट के ऊपर सप्लाई रिकॉर्ड होनी चाहिए, बताओ। इसका जवाब क्या है, वन लाइनर सॉल्यूशन, कि जो एग्रीमेंट, जिस तारीख के ऊपर, जिस टाइम के ऊपर एग्रीमेंट हुआ था, जिस डेट के ऊपर एग्रीमेंट हुआ था, वही हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर हो गया होगा। मतलब जिस दिन हम एग्रीमेंट करके आए, उस डेट के ऊपर क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर होगी। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको लॉजिकली नहीं पढ़ते, अगर पेपर में आ जाता है तो वो क्या कहते हैं, वो सोचते हैं कि जब एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, जब किस्तें पूरी हो जाएंगी, उस वक्त रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसा नहीं होता। जिस डेट के ऊपर एग्रीमेंट होगा, हम क्या करेंगे, उस डेट के ऊपर इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? इसमें पेमेंट का, अवेलेबल का कोई ताल्लुक नहीं है। ओनली वन रूल, क्या, डेट ऑफ एग्रीमेंट। तो अब ध्यान से सुनिएगा, दोबारा फोकस होके, अगर हायर परचेज का एग्रीमेंट है, टाइम ऑफ सप्लाई किस दिन होगी, डेट ऑफ एग्रीमेंट पे। और अगर नॉर्मल गुड्स है इसके अलावा, तो फिर क्या होगा, मेड अवेलेबल और एक्चुअल डिलीवरी, विच एवर इज अर्लियर, उस डेट पे रिकॉर्ड करेंगे। दो बातें कौन कौन सी, नॉर्मल के केस में मेड अवेलेबल या एक्चुअल डिलीवरी, विच एवर इज अर्लियर, उस पर रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हायर परचेज का सीन है, तो जो डेट ऑफ एग्रीमेंट होगा उसके ऊपर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, हायर परचेज पे डेट ऑफ एग्रीमेंट, टाइम ऑफ सप्लाई है, और नॉर्मल के ऊपर गुड्स मेड अवेलेबल या डिलीवरी जब हो जाए, जो इसमें से अर्लियर इवेंट होगा हम उस पर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? याद हो गया? भूलेगा तो नहीं? बताएं क्या बातें हैं। हायर परचेज का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, शाबाश जल्दी से बताएं। हायर परचेज का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ एग्रीमेंट। और नॉर्मल का क्या होगा, और क्या होगा नॉर्मल का, डिलीवर और मेड अवेलेबल, विच एवर इज अर्लियर। अब ये आपसे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं पूछना उसने, उसने न्यूमेरिकल में एडजस्टमेंट डालनी है। आपको न्यूमेरिकल गिवन होगा, न्यूमेरिकल में कह देगा जी कि आप जो है थे, आप एग्रीमेंट करके आए फरवरी के महीने में, आपने एडवांस पे किया अप्रैल के महीने में, गुड्स जो है वो अवेलेबल हो गई मई के महीने में, डिलीवरी हुई है जून के महीने में। बताएं किस महीने में टाइम ऑफ सप्लाई रिकॉर्ड करेगा। तो इस तरह का सिनेरियो आएगा, आपने ये चीज जो है ये उस पर अप्लाई करनी है। इज दैट क्लियर? अच्छा, और सर्विसेज, सर्विसेज के बेसिस के ऊपर टाइम ऑफ सप्लाई कब होगी, रिमेंबर, जिस डेट के ऊपर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उस डेट पे हम क्या करेंगे, इसको लिख रहे होंगे। मतलब आप जिस दिन वकील के पास गए हैं, उसने जिस दिन सर्विस प्रोवाइड की, वो उसकी टाइम ऑफ सप्लाई है। आप जिस दिन आर्किटेक्ट के पास गए हैं, उसने जिस दिन आपको सर्विस प्रोवाइड की, वो आपके टाइम ऑफ सप्लाई है। गॉट इट? अच्छा, अब इसको जरा रीड करें। स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये दो लाइनें लिखी हुई हैं बॉक्स में, समझ आती हैं? ये हम डिस्कस कर रहे हैं, हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, और हमने अभी बात की है कि ये जो है हमारा क्या कहते हैं, एडवांस, वो टैक्सेबल नहीं है। हम पढ़ रहे हैं,
और भाई सर्विसेज के केस में मेड अवेलेबल कैसे हो सकता है? सर्विसेज क्या है कि भाई तू आज गया था मेरा डॉक्टर को ला, माशाल्लाह अब हम करेंगे इसकी रोस्टिंग। तो कैसे हैं आप लोग? भाई साहब कहते हैं कि सर्विसेज के केस में मेड अवेलेबल और एक्चुअल डिलीवरी क्या चेंज हो सकती है कि पहले अवेलेबल कर दिया हो और बाद में डिलीवर किया जाए? क्या ये पॉसिबल है? इट इज जस्ट लाइक दैट कि आप डॉक्टर के पास चले गए हैं बीमार होके, और डॉक्टर क्या करेगा? आपका उसी वक्त इलाज करेगा कि कहेगा यार नहीं अभी तो चूंकि मैं अवेलेबल तो हूं, लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है इलाज करने का, मेरे मूड स्विंग्स हैं। तुम ऐसा करना, तुम एक्चुअली जब मेरा मूड होगा तब आना, अगले महीने की 25 तारीख को मैं फिर इलाज करूंगा और उस दिन इसे कंसिडर करूंगा। ऐसे होगा? ऐसे होगा बताओ? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सर्विसेज का तो यही है कि आपको आज ही सर्विस दी गई है, आप आर्किटेक्ट के पास जिस दिन गए हैं उसने जिस दिन नक्शा बना के दे दिया आपको उस दिन सर्विस दी गई है। आपने हायर किया कंसल्टेंट को, आपको उसी वक्त ही क्या किया, जब जिस दिन उसने आपकी टैक्स रिटर्न जमा करवा दी उस दिन आपको सर्विस दी है। तो जिस दिन वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस डेट पे क्या करेंगे, हम उसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। सर्विसेज के केस में मेड अवेलेबल का और एक्चुअल डिलीवरी का सीन नहीं होता, वो हमेशा गुड्स के केस में होता है। सही है भाईजान? इसके समझ आई? अगर सर्विसेज इंटरवल में दे रहा है और पार्टली पेमेंट रिसीव हो रही है, तो जब जब वो जितनी जितनी सर्विसेज देगा वो उतना ही चार्ज कर रहा होगा। या अगर वो इस तरह चार्ज नहीं करना आता था, जब उसकी लमसम सर्विसेज पूरी हो जाएंगी वो एट द एंड एक ही बिल मारेगा और उसके ऊपर इस सर्विसेज का सेल्स टैक्स चार्ज कर देगा। ऐसे होता है। सर एक बिल्डिंग बना रहे हैं, एक ठेकेदार, अच्छा ठेकेदार है, ठेकेदार नया वर्ड है, एक ठेकेदार की सर्विस बिल्डिंग बनने पर होंगी या स्टार्ट होने पर, ठेकेदार जो है वो इसमें नहीं आता। आगे चले। अब देखिए ये एडवांस के केस में देखिए एडवांस के केस में भी हम पढ़ के आए हैं, अभी हम देख के आए हैं। आपने 100 बैग्स ऑफ सीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया है। किसका कॉन्ट्रैक्ट किया आपने? 100 बैग्स और सीमेंट का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 100 बोरियां सीमेंट की सप्लाई करनी है। कॉन्ट्रैक्ट करके आगे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया मार्च के महीने में। अगले ने कहा उस्ताद जी को एडवांस तो दे के जाएं। आपने क्या किया, 20,000 रुपया जो है वो आपने एडवांस पे कर दिया। कौन से महीने में? मार्च के महीने में। आपने तो कब डिलीवरी होगी? उसने कहा सर मैं आपको अप्रैल के महीने में डिलीवरी कर दूंगा। अप्रैल के महीने में आपको गुड्स जो है वो डिलीवर हुई और रिमेनिंग जो है आपने 80,000 पे कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब मुझे बताएं इन दो डेट्स में से टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा काउंट होगा? मार्च का महीना काउंट होगा या अप्रैल का महीना काउंट होगा? शाबाश। अप्रैल का। क्यों? रीजन क्या है? अब काइंडली मुझे रीजन बताएंगे। रीजन क्या है? एडवांस इग्नोर। शाबाश। क्योंकि एडवांस को हम इग्नोर करेंगे और गुड्स डिलीवर या मेड अवेलेबल इस पे लेंगे। वेरी गुड। अगर आपको समझ आ गया है
तो बिलीव मी वेरी गुड, आप अपने आप को मतलब आप सारे अपने आप को शाबाश दे दैट यू कैन डू दिस। आपका पेपर जो है इंशाल्लाह टेक्स्ट का इस अटेम्प्ट में जो है वो पास हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्यों भाई, समझ आ गया सबको? अच्छा, अब हम जरा बात करते हैं पार्टली गुड्स डिलीवर्ड की। अब पार्टली गुड्स डिलीवर का सीन क्या है वो देखते हैं। इस एग्जाम्पल को समझते हैं। आपने 100 बैग्स का ऑर्डर किया, अगले बंदे ने 25 बैग्स जो हैं वो आपको डिलीवर कर दिए अप्रैल के मंथ में। रिमेनिंग जो 75 बैग्स हैं वो डिलीवर कर दिए मई के मंथ में। अब बताएं हम किस तरह इसको रिकॉर्ड करेंगे, किस महीने में रिकॉर्ड करेंगे, बताएं। मई में, बिकॉज टोटल कब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कब हुआ, जब वो है जब भाई पेमेंट रेलिवेंट नहीं है। अगर तुमने पेमेंट की जिक्र किया ना तो तुम्हें आई एग्जामिनर ने ना ऐसे फट्टे पलटाने, और जिस तरह पुलिस मारते ना, जिस तरह पुलिस मारती है उस तरह चित्रौल करनी है। भाई पेमेंट तो रेलिवेंट ही नहीं है। मैं पिछले पौने घंटे से यही तो बकवास कर रहा हूँ कि पेमेंट तो बीच में है ही नहीं हमारे। पेमेंट की रेलिवेंसी है नहीं। हम देखेंगे जब हमें गुड्स डिलीवर हो गई हैं सारी की सारी, उस महीने में हम उसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे जब सारा रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल अगर इस महीने में अप्रैल के महीने में वो चीजें जो है थी वो एग्जेम्प्ट थी और मई के महीने में वो टैक्सेबल हो गई हैं, अब किस महीने में रिकॉर्ड करेंगे, जिस महीने में टैक्सेबल हो गई हैं। अगर मई के महीने में एग्जेम्प्ट हो गई हैं और अप्रैल के महीने में टैक्सेबल थी, तो जिस महीने में टैक्सेबल थी उस महीने में हम क्या करेंगे, हम टाइम ऑफ सप्लाई को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब जरा इसको पॉइंट पढ़ें, अब इसको डिस्कस करें। देखें, नॉर्मल था, अब मैं आपको बताता हूँ कि इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, जब हम टैक्सेबल सप्लाई कर रहे थे, टैक्स हम किस महीने में चार्ज करेंगे, जब सप्लाई मेड होगी। ये हमने अभी बात कर ली पार्ट पेमेंट की, ये सबको क्लियर है। और अगर हम एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं, वो उस महीने की रिटर्न में हम उसको डील करेंगे जिस महीने उसकी एग्जामेशन जो है वो विड्रॉ होगी। मतलब कुछ गुड्स जो है हमने अप्रैल के महीने में दी है, कुछ गुड्स जो है वो हमने मई के महीने में दी है। जिस अप्रैल के महीने में गुड्स एग्जाम थी, मई के महीने में गुड्स टैक्सेबल हो गई हैं। जिस महीने में गुड्स टैक्सेबल हो गई हैं हम सारी की सारी क्या करेंगे, उस महीने में रिकॉर्ड कर रहे होंगे। क्लियर है जनाब? ये क्वेश्चन में लिखा, अच्छा अगर वो क्वेश्चन में लिख दे तो फिर का फायदा। वो क्वेश्चन में खुद बता देगा कि जब आप ऑर्डर दे के आए थे गुड एग्जाम थी, थोड़ी सी डिलीवर हुई तब भी एग्जाम थी, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब टैक्सेबल। तो आपने खुद टाइम डिसाइड करना होता है। गॉट इट? आगे चलें, अगर खत्म हो गया। तो टाइम ऑफ सप्लाई हमारी ये खत्म हो गई है कि किस डेट के ऊपर हमने सप्लाई को रिकॉर्ड करना है, उसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। किस टाइम पीरियड पे हमने सप्लाई को लेके चलना है वो हमारा क्या हो गया है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो जरा मुझे बताएं, अगर हायर परचेज का कॉन्ट्रैक्ट है, किस्तों पे लिया है, तो टाइम ऑफ सप्लाई हमारी क्या होगी? शाबाश, जल्दी से बताएं। अगर हमने हायर परचेज पे सामान लिया है, अगर हमने किस्तों पे सामान लिया है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? एवरीवन शाबाश, जल्दी से बताएं। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? डेट ऑफ एग्रीमेंट। और अगर नॉर्मल सप्लाईज हैं, नॉर्मल गुड्स है, उसके केस में हमारी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, बताएं। अगर अदर देन हायर परचेज है, हमने बेची है, तो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी?
एडवांस का ट्रीटमेंट क्या होता है, जल्दी से बताएं। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस इन सेल्स टैक्स? क्या एडवांस के डेट के ऊपर टाइम सप्लाई रिकॉर्ड करेंगे? तो अगर आपको ये बातें याद हो गई हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई आपको कंप्लीट याद हो गया है। अब इसमें आपको एग्जामिनर जो है वो कंफ्यूज नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है उसको हम देखते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम का लग गया पता। अब है किस वैल्यू के ऊपर, किस कीमत के ऊपर हमने रिकॉर्ड करना है, इसको हमने क्या करना है, लेके चलना है। हम इसको यहाँ पे रखते हैं, कल वैल्यू सप्लाई को हम डन करते हैं और फिर कल आगे हम प्रोविजंस के ऊपर मूव कर जाएंगे। ठीक है, और 15-20 मिनट लग जाने हैं, बट मेरी अगली क्लास है तो टाइम उसका लग जाएगा, तो मैंने 5 मिनट स्टार्ट करनी है। तो वैल्यू सप्लाई जो है कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसको हम लेके चल रहे होंगे। ये वैल्यू सप्लाई क्या होती है, डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या होता है, किस तरह चलेंगे, कल हम सारे इसके सिनेरियोस करेंगे। ये करने के बाद ये इसमें से वैल्यू ऑफ सप्लाई में से तो कंफर्म क्वेश्चन आपको आना ही आना है। मतलब न्यूमेरिकल्स में भी इसकी एडजस्टमेंट मिलती है, इंडिपेंडेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो भी आपको इसमें से मिलना ही मिलना है। तो ये हम इंशाल्लाह कल करके, कल एक तो हमारी सेल्स टैक्स डेफिनेशन सारी की सारी वाइंड अप हो जाएंगी, सारी की सारी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके अलावा जो हमारा सेल्स टैक्स प्रोविजंस है वो भी हम क्या करेंगे, कल स्टार्ट कर देंगे। तो जी जनाब, मुश्किल तो नहीं लग रहा सेल्स टैक्स? मिलते हैं इंशाल्लाह कल वैल्यू सप्लाई के साथ जो मुश्किल एरिया है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, बाय।